नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स में, जिसमें आज की दिन भर की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरें आपको बताएंगे। और आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमेरिका पहुंचा ताइवान तो भड़क गया ड्रैगन, भेजा फाइटर जेट, लेकिन इस बार ताइवान ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओमिक्रॉन के खौफ से न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा, वैज्ञानिक बोले कि आ सकती है महामारी 2.0। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि घुसकर मारेंगे, चीन उत्तर कोरिया के खिलाफ मजबूत होगी सेना और जापानी प्रधानमंत्री ने खा ली है इसकी कसम। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रूस और यूक्रेन में तनाव, सीमा पर 90,000 सैनिक तैनात, अमेरिका ने कहा कि असामान्य है ये तनाव। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का, जब्त होगी संपत्ति, लगेगा गैंगस्टर एक्ट, यूपी टेट पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेने के दिए आदेश। इसी के साथ जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव परिणाम का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है बम्पर जीत, 334 में से 329 पर फहराया गया है परचम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका पहुंचा ताइवान तो भड़क गया ड्रैगन और भेज दिया फाइटर जेट, लेकिन इस बार ताइवान ने भी खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपर पावर अमेरिका और चीन की दुश्मनी आज से नहीं बल्कि काफ़ी पुरानी है, और इधर बीच दोनों देशों के बीच जमकर टकराव देखने को मिल रहा है। चीन कई देशों के क्षेत्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अमेरिका उन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में अमेरिका ने ले रखी है, जिस पर चीन बौखलाया हुआ है और उसका कहना है कि जो भी उसके काम के बीच में आएगा उसका अंजाम बुरा होगा। अब अमेरिका के सांसद ताइवान दौरे पर पहुंचे तो चीन को करारी मिर्च लग गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को नचाया बंदर का नाच और वादा करके भी पैसे देने से कर दिया मना। ये भी एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है एक तरीके से, उसके बीच जो ताइवान आया हुआ है, ताइवान ने इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया है चीन को। अमेरिका के संसद ताइवान के दौरे पहुंचे और उनके वहां पहुंचने से चीन को इतनी मिर्ची लग गई कि बीजिंग ने ताइवान के डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 8 लड़ाकू विमान भेज दिए। 5 अमेरिकी सांसद गुरुवार को सरकारी अधिकारियों से मिलने ताइवान पहुंचे। 5 सांसदों वाला प्रतिनिधिमंडल इस महीने ताइवान पहुंचने वाला अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का दूसरा प्रतिनिधिमंडल था। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सांसदों की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब नवंबर में सीनेटर जॉन कार्निन के नेतृत्व वाले समूह ताइवान की 3 दिवसीय यात्रा की थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तिलमिला गया है चीन और फाइटर जेट भेज रहा है ताइवान के ऊपर, लेकिन ताइवान भी खदेड़ रहा है चीन को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन के खौफ से न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा, वैज्ञानिक बोले कि आ सकती है महामारी 2.0। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क की गवर्नर ने शुक्रवार को आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी, क्योंकि अप्रैल 2020 के बाद से कोरोना संचरण दर अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बोत्सवाना में पहली बार सामने आया कोविड का चिंताजनक वेरिएंट आ रहा है। महामारी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वेरिएंट बेहद चिंताजनक है और महामारी 2.0 को बढ़ावा दे सकता है। विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद ही उन्होंने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। डेली मेल से बात करते हुए विशेषज्ञों ने देश से यात्रा प्रतिबंध लागू करने का आग्रह किया है। अमेरिका ने म्यूटेंट स्ट्रेन ओमिक्रॉन को आने से रोकने के लिए 8 दक्षिण अफ्रीकी देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो सोमवार से लागू होगा। शुक्रवार रात दक्षिण अफ्रीका से एक फ्लाइट नीदरलैंड्स में उतरी, जिसमें दर्जनों लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया और उनका टेस्ट किया जा रहा है। एम्पायर स्टेट की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा है कि अगर अस्पताल की क्षमता खतरनाक रूप से कम होती है तो 3 दिसंबर से सभी गैर जरूरी प्रक्रियाओं को स्थगित किया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घुसकर मारेंगे, चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ मजबूत होगी जापान की सेना, जापानी प्रधानमंत्री ने खाई है इसकी कसम। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री ने शनिवार को उत्तर कोरिया और चीन के खतरों का हवाला देते हुए अपने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कसम खाई है। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के कैंप साला में 800 सैनिकों के सामने कशीदा ने कहा कि जापान के आसपास के सुरक्षा हालात तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए हम दुश्मन के बेस पर हमला करने की क्षमता जैसे विकल्पों से इनकार नहीं करेंगे।
फूमियो किशिदा ने बताया कि उन्होंने जापान के मध्यम अवधि के रक्षा कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा का भी आदेश दिया था। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कई एडवांस रॉकेटों का प्रशिक्षण किया था, जिसने इस संभावना को बढ़ा दिया है कि जापान की मौजूदा मिसाइल सुरक्षा अप्रभावी हो सकती है। इससे सरकार को नए विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। नए विकल्पों में सरकार ने दुश्मन के इलाके में ही मिसाइल लॉन्च कर हमला करने की क्षमता को शामिल किया है। जापान का शांतिवादी संविधान सिर्फ आत्मरक्षा क्षमताओं की अनुमति देता है और खुद से किए जाने वाले हमलों को खारिज करता है। सरकार जिन विकल्पों की बात कर रही है उन्हें तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब ये तय हो जाएगा कि जापान पर हमला हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन में जबरदस्त तनाव, सीमा पर 90,000 सैनिक तैनात। अमेरिका ने कहा कि असामान्य है ये तनाव। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन सीमा पर तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ने कहा है कि इस बार रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा पर सैनिकों को जो जमाव किया है वो असामान्य है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस ने अपने 90,000 सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। खासकर ये तैनाती यूक्रेन के पूर्वी इलाके में स्थित उस प्रदेश से लगी सीमा पर की गई है जहां अलगाववादी बागियों ने कब्जा जमा रखा है। अमेरिकी नेतृत्व वाले सैनिक संगठन नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने पिछले हफ्ते आशंका जताई थी कि रूस से सैन्य जमावड़ा यूक्रेन पर आक्रामक कार्रवाई की तैयारी के रूप में कर रहा है और इसके पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है। रूस ने इन आरोपों का खंडन किया है। उसने कहा है कि यूक्रेन की आक्रामक कार्रवाई और ब्लैक सागर में अमेरिकी लड़ाकू जहाज़ों की भड़काऊ कार्रवाई को देखते हुए उसने अपनी सेना को सतर्क किया है। लेकिन पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिलाया कि रूस पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी बागियों को समर्थन देता रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब्त होगी संपत्ति, लगेगा गैंगस्टर एक्ट और यूपी टेट पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन के दिए आदेश। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर यूपी टेट के अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उन्हें फिर आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सुविधाएं देगी और दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बता दें कि इस मामले में अब तक प्रयागराज के 3 थाना क्षेत्र जज टाउन, जूसी और नैनी से सालवर गैंग के सरगना समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लखनऊ से 4, शामली से 3, अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल एसटीएफ इस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी टेट पेपर लीक मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि यूपी टेट के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित होगी। किसी भी अभ्यर्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए यूपी परिवहन निगम द्वारा निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि हमारे नौजवान भाइयों बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी सरकार सूचिता पूर्वक और पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए कृत संकल्पित है। योगी ने पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए ट्विटर पर लिखा कि यूपी टेट पेपर लीक करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दोषियों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यूपी टेट का पेपर लीक करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आई है और योगी आदित्यनाथ ने किया है ये बेहद ज़रूरी ट्वीट, जो इस वक्त अभ्यर्थियों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा निकाय चुनाव परिणाम, बीजेपी की बम्पर जीत, 334 में 329 सीटों पर फहराया परचम। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के लिए त्रिपुरा से अच्छी खबर आई है। त्रिपुरा निकाय चुनाव परिणामों में बीजेपी को यहां बम्पर जीत हासिल हुई है। वहीं विपक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगरतला नगर निगम के 51 में से 51 वार्डों में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। निकाय चुनाव में 334 में से 329 सीटों पर जीत मिली है। इधर अगरतला सहित कई नगर निगम में तो विपक्ष का खाता तक नहीं खुल पाया।
त्रिपुरा में बीजेपी की भारी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता ढोल पर जमकर डांस कर रहे हैं। वहीं त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को भव्य जीत हासिल हुई है और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री बिप्लब देब, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई देता हूं। मैं आपको बता दें दोस्तों कि त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में रविवार को 785 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चेताया, कहा कोरोना अभी गया नहीं है, सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। ये उनकी मन की बात कार्यक्रम का 38वां एपिसोड था। पीएम मोदी में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशवासियों से कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को सजो कर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। जब वीरता का विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को सजो कर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए प्रेरणा है। अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है। अब तो देश भर में आम लोग हो या फिर सरकारें हों, पंचायत से लेकर संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम का सिलसिला चल रहा है। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया गया था। इससे पहले 24 अक्टूबर को प्रसारित मन की बात की कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन पर जोर दिया था। पीएम ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि भारत दुनिया के पहले देशों में से एक है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। जिसको रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन वायरस की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में जुटा पूरे विश्व का मेडिकल साइंस। डरना नहीं, संभलना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर पूरे विश्व के मेडिकल साइंस को चुनौती दी है। भारत सहित विश्व के तमाम देशों में जिंदगी पटरी पर लौट रही थी कि इस वायरस के आने से फिर से एक बार चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। ओमिक्रॉन को बाकी दूसरे वेरिएंट से खतरनाक बताया जा रहा है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये काफ़ी तेज़ी से और बड़ी संख्या में म्यूटेट होने वाला वेरिएंट है। उसने बताया कि इस वेरिएंट के कई म्यूटेशन चिंता पैदा करने वाले हैं। इसीलिए शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर WHO ने कहा कि इस म्यूटेशन के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि इसके बारे में क्या जानकारी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार 11 नवंबर को बोत्सवाना में मिला और इसके बाद हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम में ये मिला। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर दिनान पिल्लई के मुताबिक इसके फैलने की रफ्तार और ज़्यादा हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वायरस को लेकर तमाम अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि आखिरकार ये वायरस कहां से आया। लंदन स्थित UCL जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक का कहना है कि कोरोना का ये वेरिएंट पहली बार कहां से आया ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। संभवतः किसी HIV/AIDS मरीज में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स से क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ हो। अफ्रीकी देशों में इसके कुछ मामले मिले हैं। ये वेरिएंट बेहद तेजी से 30 बार म्यूटेट होता है, तो ज़्यादा टेंशन की वजह है। अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में खतरनाक तरीके से मरीजों को अपनी जद में ले लेता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने की दक्षिण अफ्रीका की तारीफ और चीन के मुंह पर जड़ा तमाचा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की जल्द पहचान करने और दुनिया के साथ इसकी जानकारी शेयर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्रशंसा की है। ये चीन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है, क्योंकि चीन पर कोरोना की शुरुआती जानकारी छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। माना जाता है कि चीन ने कोरोना वायरस मिलने के काफ़ी दिनों बाद तक दुनिया से उसकी जानकारी छिपा कर रखी थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जब कोरोना का नया वेरिएंट मिला तो उसने तुरंत विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी जानकारी दी, जिसके लिए अब अमेरिका ने उसकी प्रशंसा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सहयोग मंत्री नलेदी पंडोर के साथ बात की और इस दौरान कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण पर सहयोग को लेकर चिंता की गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंत्री ब्लिंकन ने
विशेष रूप से ओमिक्रॉन वेरिएंट की त्वरित पहचान के लिए दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों और इसकी जानकारी को साझा करने में पारदर्शिता के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार की प्रशंसा की, जो दुनिया के लिए एक मॉडल की तरह होना चाहिए। बता दें कि पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने बार बार चीन की आलोचना की है और वो कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर बात नहीं कबूल कर रहा है, जिसे पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पाया गया था और फिर वहां से पूरी दुनिया में वो फैला। हालांकि कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद से कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसे लेकर अब दक्षिण अफ्रीका की ओर से कहा गया है कि उसे सजा दी जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के 2 और समाजवादी पार्टी सरकार के 1 मंत्री समेत 12 दूसरे दलों ने बीजेपी में शामिल होने का किया है दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश भाजपा रविवार को 1 दर्जन से ज़्यादा दूसरे दलों के पूर्व मंत्री व विधायक शामिल होंगे और प्रयागराज और सुल्तानपुर के रहने वाले कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे 2 नेता शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के जिले से आने वाले सपा सरकार के मंत्री भी भाजपा में शामिल होंगे। इसके अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा पूर्व विधायक व दूसरे दलों के वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यूपी में कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे नेता भी इसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी में 28, 29 और 30 नवंबर तक दूसरे दलों की ज्वाइनिंग का सिलसिला चलेगा। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में सपा, बसपा, कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व स्थानीय निकाय के एमएलसी होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग प्रत्येक दिन भाजपा में शामिल होंगे। बीते 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को सदस्य बनाया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बनाए गए चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार पदभार संभालने के बाद दूसरे दलों के विभिन्न नेताओं को भाजपा में शामिल कराने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के अस्पताल हाई अलर्ट पर, एलजी ने दिए अहम आदेश। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। हर जगह वायरस के इस वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ गई है और भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब दिल्ली सरकार ने भी ओमिक्रॉन को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ कई जरूरी निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों और समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना जरूरी होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में पूरी तैयारी होनी चाहिए। ओमिक्रॉन को लेकर सोमवार को DDMA की बैठक में विशेषज्ञ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और हांगकांग आदि के यात्रियों को क्वारंटीन करने जैसे कदम उठाने पर फैसला लिया जा सकता है। बताते चले कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वो भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से उड़ाने बंद कर दें। ट्विटर पर मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि देश बड़ी मुश्किल के साथ कोरोना वायरस महामारी से ऊपर उठा है और एक नए वेरिएंट को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैं माननीय PM से उन देशों से फ्लाइट बंद करने का आग्रह करता हूं जो नए वेरिएंट से प्रभावित है। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और दुनिया भर में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने इसके प्रभाव और इससे प्रभावित देशों के बारे में भी बात की। इस नए वेरिएंट के मद्देनजर PM मोदी ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की योजना की समीक्षा करने को कहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगरतला नगर निगम की वोटों की गिनती जारी, भाजपा 13 सीटों पर आगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम और अन्य नगर निकायों की 222 से अधिक सीटों के लिए वोट की गिनती जारी है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और अगरतला नगर निगम और अन्य नगर निगमों के नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए भी वोट की गिनती शुरू हो गई है।
त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में कुल 785 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है और मुख्य मुकाबला भाजपा, टीएमसी और माकपा के बीच है। तो दोस्तों क्या होंगे नतीजे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और लाल बटन। बड़ी खबर की तरफ, ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री, पाकिस्तान हथियार गिराता है और हम संजीवनी बूटी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपने ड्रोन का इस्तेमाल हथियार गिराने के लिए करता है, लेकिन भारत अपने ड्रोन का इस्तेमाल मानवता की सेवा के लिए करता है। पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में शनिवार को CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू से सरकारी SDH मठ तक ड्रोन से इसका ट्रायल किया गया। IIIM जम्मू में मठ के लिए ड्रोन वैक्सीन लेकर रवाना हुआ और ये ड्रोन 20 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम है और इसकी 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता है। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोट गिराने के लिए करता है, जिससे मानवता और जिंदगी की क्षति होती है। इसके अलावा वो इसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए भी करता है, लेकिन हमारे ड्रोन संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। ये मानवता के लिए काम करते हैं और शांति का संदेश देते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले अगर आप भी केंद्र सरकार के इस मानवतावादी काम से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट से डरे कई देश, एक्शन में पीएम मोदी। किस राज्य में बदला क्या नियम, वो आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की खबरें आने के बाद से चिंता बढ़ गई है। इसके कई कारण हैं। इस वेरिएंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस बताया जा रहा है। साथ ही ये भी आशंका है कि वैक्सीन पर इस पर बेअसर है और केंद्र सरकार ने बिना देर किए कुछ एहतियाती कदम उठा दिए हैं। नए वेरिएंट से खतरे के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। कुछ राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, राज्य सरकारों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, यहाँ इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को कोरोना के नए वेरिएंट का क्लासिफिकेशन किया। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस सप्ताह पहली बार इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई है और ये स्ट्रेन बोत्सवाना सहित आसपास के देशों में फैल गया है। इसने पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित किया है और इस नाम से जाने जा रहे कोरोना के इस प्रकार को बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जा रहा है। नए वेरिएंट से खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग के यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग करने को कहा था। शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके मद्देनजर प्रोएक्टिव रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क पहनने व उचित दूरी सहित बचाव के सभी अन्य उपायों का पालन करने की जरूरत बताई है। फोकस अभी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर है। तो दोस्तों अगर आप भी मोदी सरकार के इस काम से खुश हैं और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकल के आ रही है। न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ बाबा चाहिए। राजनाथ सिंह का सामने आया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने व्यूह रचना और दिग्गजों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार रैलियां कर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का बिना नाम लिए निशाना साधा। जौनपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, बल्कि उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ बाबा चाहिए। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की वायरल फोटो का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में योगी जी ने एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें मोदी जी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी जी जमकर बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, ना तो आपको कोई रिटायर्ड हर्ट कर सकता है और ना ही आप हिट विकेट होंगे। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि 4.5 सालों में 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। अब तो प्रदेश के हर कोने से आधुनिक एक्सप्रेसवे भी जोड़ा जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी यूपी सरकार की तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का काशी क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। ये बाबा विश्वनाथ की धरती है। यहाँ माँ विंध्यावासिनी की ओज स्थली है और यहाँ शीतला माता का वास है और माँ अन्नपूर्णा का तो इस क्षेत्र पर सीधा आशीर्वाद है। अब तो सबसे आनंद की बात यह है कि माँ अन्नपूर्णा की जिस मूर्ति को चोरी
करके 100 साल पहले विदेश की धरती पर पहुंचा दिया था। अब वो मूर्ति फिर सरकार के प्रयासों से काशी विश्वनाथ के प्रांगण में स्थापित कर दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शीतकालीन सत्र से पहले नायडू ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सदन को सुचारू रूप से चलने पर रहेगा जोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है और राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार नायडू ने सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 5:30 बजे होगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर